नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल eco.com में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग BECC 131 और BACC 101 यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 के कंसेप्ट नंबर 1.5 को सीखेंगे। कंसेप्ट का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले तो आप अपना इग्नू का जो स्टडी मटेरियल आपको यूनिवर्सिटी से मिला उसको खोल लीजिए। और अगर आपको स्टडी मटेरियल अभी नहीं मिला है तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि स्टडी मटेरियल कब आएगा। देखिए, स्टडी मटेरियल कब आएगा इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि एडमिशन लेने के 1 महीने बाद आ जाए और ये भी हो सकता है कि एग्जाम से 10 दिन पहले ही आए। तो जब तक आपका स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा है तब तक आप एक काम करिए, गूगल पे जाइएगा, जिनका BA जर्नल है वो टाइप करिएगा BECC 131 स्टडी मटेरियल। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। जिनका BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उनको टाइप करना है BECC 101 स्टडी मटेरियल, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देना। ठीक है, तो आप जब आपके इग्नू की स्टडी मटेरियल में टॉपिक 1.5 को देखोगे तो इन्होंने पूरे टॉपिक को एक पैराग्राफ में समझा दिया है। बट अगर हम इस तरीके से समझते हैं तो हमें कंसेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हमने क्या करा है, हमने इस कंसेप्ट को 6 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। वो टॉपिक कौन कौन से हैं एक बार आप आपके स्क्रीन पर देख लो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पीपीसी कर्व के एजम्पशंस क्या हैं, टॉपिक नंबर 1 है। टॉपिक नंबर 2 हमने हमारे नोट्स में डाला है पीपीसी की डेफिनेशन। टॉपिक 3 है पीपीसी में शिफ्ट। टॉपिक 4 है पीपीसी में रोटेशन। टॉपिक 5 है आपका पीपीसी का स्लोप। टॉपिक 6 है जनरल पीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स। और टॉपिक E है एक्सरसाइज। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्रोडक्शन। तो अगर आप ये चाहते हो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कंसेप्ट को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओ तो ये जरूरी है कि प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत बारीकी से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसको किसी ने बनाया है। ये मार्कर है, इस मार्कर को किसी ने बनाया है। मैंने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो कपड़े पहने किसी ने बनाए हैं। इन चीजों को एक इंसान बनाता है। जो इंसान इन चीजों को बनाता है उस इंसान को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर क्या करेगा? ये प्रोड्यूसर वो सारी चीजें इकट्ठी करेगा जो चीजें से किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए। हम अपने एग्जांपल को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये मान लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर है जो इस मार्कर को बना रहा है, ठीक है। तो इस मार्कर को बनाने के लिए सही सबसे पहले जो चीज चाहिए वो तो चाहिए पैसा। अब हो सकता है इसके पास पैसा खुद हो या हो सकता है बैंक से ले, शेयर मार्केट से ले, मनी मार्केट से। उसके बाद काम करने के लिए कुछ लेबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको जगह चाहिए जहां पे फैक्ट्री लगाएगा, ये कंपनी खोलेगा, या आप कह सकते हो बिल्डिंग। मार्कर बनाने के लिए मशीनरी की भी जरूरत होगी, कुछ फर्नीचर भी चाहिए होगा, इसके अलावा स्टेशनरी का सामान भी चाहिए होगा। क्या चीज बन रही है, क्या चीज नहीं बन रही है, इसका रिकॉर्ड भी तो रखना पड़ेगा ना आपको। तो स्टेशनरी का भी सामान चाहिए। इसके अलावा इस मार्कर के ऊपर की बॉडी प्लास्टिक की बनी है तो आपको प्लास्टिक भी चाहिए। इसके अलावा इस मार्कर के अंदर इंक है तो आपको इंक भी चाहिए। और इस मार्कर के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो इंफॉर्मेशन जो प्रिंट हुई है वो परमानेंट पेंट से हुई है तो आपको पेंट भी चाहिए, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें हैं जो मैंने ये लिखी है यहाँ पर, इन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीजें इनपुट्स।
आप इन्हें इनपुट्स बोल सकते हो, आप इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो, आप इन्हें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, और आप इन्हें रिसोर्सेस भी बोल सकते हो। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है, पहले कुछ रिसोर्सेस को कलेक्ट करता है। अब जितने भी ये रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस में से कुछ रिसोर्सेस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। अगर मैं आपसे कहूं इस मार्कर को ध्यान से देखिए और इस मार्कर को ध्यान से देख के बताइए कि इस मार्कर के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ 3 चीजें दिखेंगी। एक आपको प्लास्टिक दिखेगी, एक आपको इंक दिखेगी, और जो पेंट जिससे इस पे प्रिंट करा है वो दिखेगी। बाकी कुछ चीजें आपको इस मार्कर में नहीं दिखेगी। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और आपने दाल मखनी और नान को ऑर्डर दे दिया, आपकी टेबल पे दाल मखनी और नान आ गई। तो पहले हम नान को देखते हैं। अगर आप नान को देखोगे तो नान बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें लगी है, वहां पे लेबर लगी है, रेस्टोरेंट में भी एक जगह बिल्डिंग यूज हुई है, फर्नीचर यूज हुआ है, बहुत सारी चीजें। बट आपको दिखेगा क्या नान में? आपको एक तो दिखेगा मैदा, किसमें मैदा है, ठीक है, पहली चीज। अगर उसमें बटर लगा हुआ है तो आपको बटर दिख जाएगा, बटर यानी मक्खन आपको दिख जाएगा। तीसरी चीज, मान लीजिए आपने स्टफ नान लिया, इसमें कुछ भरा हुआ है, आलू भरा हुआ है, तो आपको आलू दिख जाएगा। ये चीजें दिखेंगी। आपको ये नहीं दिख रहा है, उसमें लेबर नहीं दिख रही है, आपको उसमें लैंडिंग बिल्डिंग नहीं दिख रही है, और ये जो नान बना है ना तंदूर के अंदर बना है, तो आपको तंदूर भी नहीं दिख रहा है। जो चीजें हमें साफ साफ दिखती हैं ये सारे इनपुट्स हैं, बट जो चीजें हमें साफ साफ दिखती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। तो आपके जितने भी इनपुट्स होते हैं इनमें से कुछ रॉ मटेरियल होते हैं। अब प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? प्रोड्यूसर इन सभी इनपुट्स को मिलाता है, यानी मिक्स करता है। पहले से सबको इकट्ठा करा ना। अब जैसे हमने अपना ये जो ऑफिस खोला हुआ है, तो ऑफिस कैसे खोला? हमने पहले पढ़ाने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए थी सारी चीजें कलेक्ट करी। पहले फर्नीचर की दुकान पे गए, हमने कुछ फर्नीचर खरीदा, ठीक है। फिर मैं नेहरू प्लेस की मार्केट गया, कंप्यूटर मार्केट, वहां से मैंने कुछ कंप्यूटर खरीदे, एक लैपटॉप मेरे पास पहले से था, हमने कुछ पंखे खरीदे, ठीक है, एक फ्रिज खरीदा क्योंकि ऑफिस में ठंडा पानी भी चाहिए गर्मी में पीने के लिए। तो हमने सारी चीजें अरेंज करी जो हमें चाहिए, तो एक एक करके इकट्ठा करी जाती है, फिर इनको मिला दिया जाता है, एक जगह रख दिया जाता है। तो आप कह सकते हो मिक्स करा, कलेक्ट करा। फिर इन चीजों को ये इतना ऑपरेट भी करता है, चलाता भी है। तो चलाता है मतलब ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस से बाद में क्या बन के आया? मार्कर बन के आया। जो चीज बन के आती है उस चीज को हम लोग प्रोडक्ट या आउटपुट कहते हैं। प्रोडक्ट या आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे मार्कर है। प्रोडक्ट या आउटपुट दो तरह का हो सकता है। पहला, ये कोई कमोडिटी हो सकती है, जैसे मार्कर एक कमोडिटी है, यानी वस्तु है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कोई कमोडिटी नहीं है, एक सर्विस है। बैंक आपको सर्विस देता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्विस देती है, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये आप सब आपको सर्विस दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट दो तरह का होता है। मैं यहाँ पे आपको 4 बातें समझाना चाहता था। पहली चीज, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो किसी चीज को बनाती है। दूसरी चीज, प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो इंसान है जो इस पूरे काम को कर रहा है, जो इनपुट्स को मिक्स कर रहा है, इनपुट्स को मिक्स करके आउटपुट बना रहा है। दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता था, इनपुट्स क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहता था कि प्रोडक्ट और आउटपुट क्या होता है। प्रोडक्ट और आउटपुट होती है वो चीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस का फाइनली आपका रिजल्ट है। तो जो चीज अंदर गई है वो इनपुट है, जो चीज बाहर आ गई है वो आउटपुट है, सीधी सीधी बात, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि प्रोडक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो हम अगर आपके इग्नू का सिलेबस देखते हैं तो इग्नू के सिलेबस में जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये माना गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर 2 ही चीजें बनाई जा रही हैं। पहली चीज तो ये बनाई जा रही है
पहली चीज जो बनाई जा रही है वो है आपकी एक तो एलईडी और दूसरी चीज है आपका मॉनिटर। या आप पहले मॉनिटर मान लीजिए, दूसरी एलईडी मान लीजिए, बात एक ही है। पर इस कंसेप्ट को आप लोग ठीक तरीके से समझ पाओ, इसलिए मैं जो एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो एग्जांपल मैं एलईडी और मॉनिटर का नहीं ले रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम दो चीजें बना रहे हैं, एक चीज है गेहूं और एक चीज है चावल। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रेज कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि हमारी इकोनॉमी में भारत के अंदर दो चीजें बनाई जा रही हैं, एक व्हीट यानी गेहूं और दूसरा राइस यानी कि चावल, ठीक है। और एक किसान है, एक फार्मर है, वो जो हमारा किसान है, जो फार्मर है, वो यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर हो गया है, ठीक है। ये हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब गेहूं और चावल को उगाने के लिए इसको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, हम लोग ये मान लेते हैं, और रिसोर्सेज इसके पास है। जैसे एक तो खेत चाहिए, फार्म चाहिए, तो ये खेत है इसके पास, ठीक है। और इसको ट्रैक्टर चाहिए, हम लोग मान लेते हैं, वो भी इसके पास है। इसको ट्यूबवेल्स चाहिए, वो भी मान लेते हैं इसके पास है। इसको इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए जितने भी चीजें चाहिए वो सब इसके पास है। फर्टिलाइजर चाहिए, मान लेते हैं, वो भी इसके पास है। बीज चाहिए, वो भी मान लेते हैं इसके पास है। तो गेहूं चावल को उगाने के लिए जितनी भी चीजें इसको चाहिए वो सभी है इसके पास, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि अगर ये गेहूं और चावल को उगाना चाहता है तो ये किस किस तरीके से उगा सकता है। देखो, एक ही काम ये कर सकता है, इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि करंट टाइम पे जब ये उगाने जा रहा है तो इसने देखा कि चावल का जो मार्केट में प्राइस है वो प्राइस इतना है कि उस पर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसने ये सोचा कि मैं पूरे खेत पे, ये जो मेरे पास खेत है यहां से लेके यहां तक, मैं पूरे खेत पे सिर्फ और सिर्फ राइस उगाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब इसने क्या करा, इसने ऑल द resources are used for the production of rice only। इसने क्या करा, जितने भी इसके पास रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे चावल की प्रोडक्शन, चावल की खेती के लिए करे। तो चावल का जो भी प्रोडक्शन हुआ होगा, मुझे पता नहीं, मान लेते हैं X यूनिट इसने चावल बनाए। गेहूं का कितना हुआ है, कॉमन सेंस से जब सारे के सारे रिसोर्सेज चावल पे लगा दिए तो गेहूं का कितना हुआ, 0 यूनिट। तो इससे हम यही सीख सकते हैं कि अगर एक किसान के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो चाहे तो सारे के सारे रिसोर्सेज किसी एक चीज के प्रोडक्शन में लगा सकता है। जैसे यहाँ इसने किस पे लगा दिए, राइस के प्रोडक्शन पे लगा दिए। सिचुएशन दूसरी भी हो सकती है, अगर इसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में गेहूं में ज्यादा प्रॉफिट है, उसने क्या करा, अपने सारे के सारे रिसोर्सेस किस पे यूज कर दिए, वीट के प्रोडक्शन पे, ओनली वीट। वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ हमें नहीं पता, हमने मान लिया X यूनिट हुआ है, ठीक है। लेकिन राइस का कितना हुआ, कॉमन सेंस से 0 यूनिट। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप दोनों में से सिर्फ एक चीज उगाओ, सारे के सारे रिसोर्सेस आप एक चीज के प्रोडक्शन पे लगा दो, ठीक है। चाहे वो एक चीज आपकी राइस हो सकती है या वो आपका वीट हो सकता है, फिर आप दूसरी चीज नहीं बना पाओगे। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है, इसके दिमाग में ये बात आ सकती है कि आधे रिसोर्सेज तो चावल की खेती पे लगा देते हैं और आधे गेहूं के, यानी 50-50%। अब ये 60-40 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है, 15 और 85 भी हो सकता है, 35 और 65 भी हो सकता है। यानी वो अपने रिसोर्सेज को जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक प्रोड्यूसर के पास या एक किसान के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज करके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज उसके पास हैं कि वो ये इतना इतना कॉम्बिनेशन उगा सकता है, इतना इतना कॉम्बिनेशन उगा सकता है, इतना इतना कॉम्बिनेशन उगा सकता है। ये जो चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, ये खेत की हेल्प से, अगर आप ये चीजें ग्राफ की हेल्प से समझा दो
तो वो ग्राफ हो जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आप क्या करो, आप एक ग्राफ की हेल्प से समझा दो, तो जो ग्राफ हो जाएगा वो ग्राफ हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आप देख लो, कोई भी किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के हमेशा क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब यही इंफॉर्मेशन हम लोग एक ग्राफ की हेल्प से कैसे समझाएंगे, इसको देखते हैं। आप नोट डाउन करिए, मैं जरा इसको रेज कर लेता हूं। ठीक, देखिए ये जो पूरा कंसेप्ट अभी मैंने आपको समझाया है, इस कंसेप्ट का ग्राफ बनाने के लिए पहले कुछ चीजें हम अपने आप से मान लेते हैं। पहली चीज तो हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें बनाई जा रही है। ये माना जा रहा है, हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हकीकत में तो किसी भी देश में बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, हमने क्या माना है कि हम सिर्फ 2 ही चीजें बना रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे अभी ना आपको एक मिसकंसेप्शन और ठीक कर लेते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कंप्यूटर, मशीनरी, लैपटॉप, मोबाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ठीक है कि ये चीज भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमारे लिए जो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ब्रॉड है। टेक्नोलॉजी के अंदर का हमारे लिए मतलब है काम करने के तरीके से, मोटा तौर पे अभी आप ये समझ लो काम करने के तरीके से। बाकी टेक्नोलॉजी के ऊपर ना आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है। आप लोग जो एमए करोगे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, डिटेल में आप इसको एमए में समझोगे, है ना। तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है काम करने के तरीके से। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये फार्मर है, इस फार्मर को मैंने नाम दे दिया FA। हमारे पास 2 फार्मर और हैं, इस फार्मर को मैंने नाम दे दिया FB, और हमारे पास ये तीसरा फार्मर है, इस फार्मर को मैंने नाम दे दिया FC। ठीक है, आप लोगों में से जो भी ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर कृषि का रहा है या जिन्होंने कृषि को करीब से देखा है, उनको ये पता होगा कि हम लोग जब फसल करते हैं, फसल काटने के बाद कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पूरे दिन काम करने के बाद आप रात को सो जाते हो, आराम करते हो। तो ऐसे ही जो हमारा खेत होता है उसको भी आराम चाहिए होता है। खेत को फसल काटने के बाद कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे वो रिकवर करे, उसकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, वो बढ़ जाए, इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि हमने ये वाला जो पूरा खेत था, जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे, वो उस किसान को दिए, और इसको खेत देने से पहले 6 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ दिया, उस पर कुछ नहीं उगाया। ठीक है, साथ में हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि उसमें अपने आप घास उग जाती है, बारिश होने पे वो घास ना उगे। जब वो घास उगी तो हमने साथ के साथ उसको उखाड़ दिया, हमने खेत दिया, और हमने इससे कहा कि भाई आपको ना सिर्फ चावल उगाना है। तो अपने एग्जाम्पल को थोड़ा सा आसान रखने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं, इसने जो चावल उगाया वो था 1000 किलो, 1000 kg। ठीक है, फिर हमने फसल काटी 6 महीने के लिए, फिर फसल को खाली छोड़ा, खेत को खाली छोड़ दिया, सॉरी फसल नहीं, खेत को खाली छोड़ा, तो सारे रिसोर्सेस को दे दिए। इससे कहा आपको भी सिर्फ गेहूं उगाना है, इसने गेहूं उगाया फॉर एग्जाम्पल 900 किलो। फिर सेम फसल काटी, काटने के बाद 6 महीने खाली छोड़ा, इसको दे दिया। इससे कहा कि आपको सिर्फ चावल उगाना है, इसने उगाया फॉर एग्जाम्पल 1050 किलोग्राम। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, तीनों को हमने सेम रिसोर्सेज दिए, सेम सिचुएशन थी कि हमने 6 महीने पहले खाली खेत छोड़ के दिया, बट तीनों का जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग है। इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन इससे कम है, इसका प्रोडक्शन सबसे कम है। ऐसा क्या हुआ कि प्रोडक्शन अलग अलग है, रिजल्ट अलग अलग है? कारण है कि इनके काम करने का तरीका अलग होगा। रिसोर्सेज तो इन सबके पास सेम थे, लेकिन रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज, उसकी समझ अलग अलग थी। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आपके जो फिजिकल रिसोर्सेस हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल,
रॉ मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा कौन सी चीज है जो आपके प्रोडक्शन पे असर डाल रही है, वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चीजें अपने आप से एज्यूम करके चल रहे हैं, वो हकीकत में होती नहीं है। पहली चीज तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी दोनों फिक्स हैं, यानी ना तो रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं, और हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो सकती। हमने मान लिया कि फिक्स है। हम लोग फिक्स को ये भी मान लेते हैं गिवन है। रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में तो रिसोर्सेज बढ़ भी जाते हैं और रिसोर्सेज घट भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लड आ गई, तो फ्लड आ गई किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी, जैसे आपने देखा है 2025 में क्या हुआ था, 2025 में पंजाब में भयानक बाढ़ आई, तो रिसोर्सेज खराब हो गए, कम हो गए रिसोर्सेज, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव भी हो जाती है, बट हम ये मान के चल रहे हैं फिक्स है। अगर हम इसको फिक्स नहीं मान के चलेंगे तो आप ग्राफ बना ही नहीं पाओगे। ग्राफ क्यों नहीं बना पाएंगे ये हम आगे समझेंगे। हम पीपीसी का ग्राफ तभी बना सकते हैं जब इन चीजों को हम क्या माने, फिक्स माने। पहली चीज तो रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी के बारे में आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी। फिर दूसरी चीज हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो भी आपके रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी है इसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब है कि किसी भी तरह की कोई वेस्टेज नहीं है, आप कोई भी रिसोर्सेज खराब नहीं कर रहे हो। रियलिटी में क्या ऐसा होता है कि हम सारे रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिसोर्सेज हम रियलिटी में बहुत सारे रिसोर्सेज अपने बर्बाद करते हैं। जैसे अभी जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं उसमें से दो तरह के लोग होंगे, एक लोग जो जॉब कर रहे हैं और एक लोग जो सिर्फ स्टूडेंट है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तो पढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ स्टूडेंट हैं वो अपने आप से पूछिए कि आपको मान लीजिए आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पेरेंट्स ने कोई काम नहीं देखा, सिर्फ कह रखा है आपको पढ़ना है, तो आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से हम मान लेते हैं 8 घंटे आप लोग सो जाते हो, 4 घंटे हम बाकी चीजों के मान लेते हैं, जैसे नहाना, धोना, कपड़े पहनना, ये सारी चीजें, थोड़ा फ्रेश होना, ये सारी चीजें है ना। 2 घंटे हम लोग और मान लेते हैं कि आपको फ्रेंड से मिलना है, बात करनी है, सोशल मीडिया देखनी है, ये सारी चीजें हमने मान ली। तो 8 घंटे और 6 घंटे हुए, वो आपके पास 14 घंटे, अब आपके पास 10 घंटे बचे। ये आपके रिसोर्सेस है, लेबर है भाई, लेबर आ रहा है। आपको एक बात और ध्यान रखने की, इकोनॉमिक्स के अंदर हम जब लेबर की बात करते हैं तो लेबर को घंटों में नापा जाता है, पर आवर। तो आपके पास 10 घंटे रोज होते हैं। अब 10 घंटे में से आप कितने घंटे पढ़ते हो? अगर आप 10 घंटे में से 8 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे आपने बर्बाद कर लिए, और अब 2 घंटे पढ़ते हो तो आपने 8 घंटे बर्बाद कर लिए। अगर किसी ही स्टेट के अंदर, किसी राज्य के अंदर, किसी शहर के अंदर कुछ लोग हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, तो उस टाइम भी जो रिसोर्सेस हो रहे हैं उनकी वेस्टेज हो रही है। वो लोग काम कर सकते थे, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो अक्सर इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता नहीं है, वेस्टेज होती रहती है। बट हम लोगों ने क्या मान लिया है कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। अक्सर जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो भी लोग एम्प्लॉय हैं, उनका एटीट्यूड ये होता है, वो लोग घड़ी की तरफ देखते रहते हैं कि 5 कब बजेंगे, ठीक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो जितनी देर अपना ऑफिस में या दुकान पे, या मान लीजिए कोई ठेली लगा रहा है, वो ठेली पे है, वो तो है। इसके अलावा जितनी देर वो घर पे रहता है, वो उस टाइम भी मानसिक रूप से काम कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि काम को कैसे बढ़ाना है, या अगर मान लीजिए मंदा चल रहा है तो मंदा कब खत्म होगा, और या इस मंदी की सिचुएशन में भी मैं अपने काम को कैसे बढ़ाऊंगा। 24/7 नहाते हुए, खाते हुए, बैठते हुए, बच्चों से बात करते हुए उसके दिमाग में अपना काम चल रहा होता है। अब जो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हुए हैं, अपनी जॉब करने हैं, दिमाग उनका कहाँ है? 8 बजे। जैसे स्कूल में, मैं आपको अपना बता रहा हूँ पर्सनली, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो मेरे को सिर्फ ये लगता था कि कब बेल बजेगी और कब छुट्टी हो जाएगी, है ना। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये रिसोर्सेज के वेस्टेज की है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है, 2 बातें रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के बारे में। तीसरी बात हम लोग समझते हैं। तीसरी बात ये है कि आपके पास जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एक तो राइस का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, दूसरा हम लोग व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, आप चाहो तो उसको राइस से व्हीट की तरफ लगा सकते हो, यानी आप चाहो तो इस बार खेत पे गेहूं उगा रहे हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप व्हीट से राइस की तरफ
मूव कर दो, आपके जो रिसोर्सेस या टेक्नोलॉजी आप उसको शिफ्ट कर सकते हो राइस से वीट पे या वीट से राइस पे। फॉर एग्जांपल आपने पिछले सीजन ये करा था कि 90% पे राइस उगा लिया, 10% पे वीट उगाया। अब आप ऐसा भी शिफ्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर कि आप 80% पे राइस उगा रहे हो और बाकी 20% पे वीट। तो आपके पास जो रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी है ना, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। चौथी और लास्ट चीज जो आपको रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी के बारे में याद रखनी है वो ये है, जैसे ये राइस, फॉर एग्जांपल ये वीट, ठीक है। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी है वो राइस और वीट दोनों के लिए इक्वली एफिशिएंट है। इक्वली एफिशिएंट का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझते हैं। आप लोगों ने स्कूल में 7th 8th क्लास में ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा कि कोई पर्टिकुलर मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मिट्टी के भी टाइप होते हैं ना, तो कोई जो पर्टिकुलर टाइप की मिट्टी है वो किसी पर्टिकुलर टाइप की फसल के लिए ज्यादा अच्छी होती है, या कोई पर्टिकुलर टाइप का जो मौसम होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए फसल के लिए ज्यादा अच्छा होता है। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, ऐसा नहीं कि रिसोर्सेस गेहूं के लिए ज्यादा अच्छे हैं या ये रिसोर्सेस चावल के लिए ज्यादा अच्छे हैं, ये रिसोर्सेस दोनों के लिए इक्वली एफिशिएंट है। आप इससे राइस उगाओ या वीट उगाओ, प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर चीजें लिखी हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाने से पहले हम लोगों ने ये चीजें अपने आप से मानी है। ये हमारे कंसेप्ट नंबर 1.5 का टॉपिक नंबर 1 था। टॉपिक का नाम था assumptions ऑफ पीपीसी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि इन assumptions को यूज करके किस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। मैंने आपको बताया था कि हम इस कंसेप्ट को 6 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, तो उसमें से एक आपका जो टॉपिक है assumptions। assumptions मतलब पीपीसी कर्व को बनाने के लिए कुछ बातें हमने खुद से मान ली हैं, वो रियल लाइफ में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, उन चीजों को हम assumptions बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रेज कर देता हूं। टॉपिक नंबर 2, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन कर लो या मीनिंग कह लो। एक बात और भी है, अभी जैसे आप लोगों ने पहले स्कूल में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने डेफिनेशन अगर याद करी है, अब हम लोग डेफिनेशन याद नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस बढ़ गया है, सिलेबस इतना ज्यादा हो गया है कि आप सारी चीजें याद नहीं कर सकते हो। अब आपको कंसेप्ट इस तरीके से सीखना होगा कि जो डेफिनेशंस हैं आप उनको खुद से अपने वर्ड्स में बना पाओ, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूँ, डेफिनेशन में आप एक खुद से बनवाऊंगा, आप खुद बनाना अपने वर्ड्स में, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो मुझे पीपीसी के अंदर क्या करना है, जो चीजें मैंने आपको यहाँ बताई थी ना, जितनी पॉसिबिलिटी कि आप सिर्फ गेहूं उगा लो, सिर्फ चावल उगा लो, ये दोनों उगा लो, वो सारी की सारी चीजें आपको ग्राफ पे समझानी है। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये वर्टिकल लाइन डाल देना। वर्टिकल लाइन का मतलब हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देना। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट होता है कि हम लोगों ने ये माना है कि इकोनॉमी में दो ही चीजें बन रही हैं, पर रियलिटी में तो इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें बनती है ना, तो हमने दो ही चीजें क्यों मानी है? दो ही चीजें इसलिए मानी है क्योंकि जो भी कंसेप्ट आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में किसी भी कंसेप्ट को समझाने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप किसी भी बात को लिख के समझा दो वर्ड्स में, यानी आप जिस भी भाषा में, जिस क्षेत्र में आप रहते हो, आप अपनी भाषा में उसको लिख के समझा दो। हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, बंगला में, मलयालम में, किसी भी भाषा में, इंग्लिश में। क्योंकि आपकी जो रेफरेंस बुक हैं जनरली वो इंग्लिश में है, तो मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ।
कई लोग ये भी पूछते हैं सर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। तो आप लोग आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें लास्ट यूनिट खोलना, लास्ट यूनिट खोलोगे तो कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, वो जो बुक्स के नाम है वो आप देख लो एक बार स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये सारी बुक्स तो खरीदना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी, बट मैं एक बुक आपको बता रहा हूँ जो बुक आप खरीद सकते हो। वो बुक है आपकी ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑथर का नाम है केशन फेयर, ठीक है। ये बुक आप खरीद सकते हो। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो पांचों भी खरीद लीजिए, बट अगर आप पांचों नहीं खरीद सकते हो, आपके पास समय नहीं है पढ़ने का या पैसे नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप इनमें से ये एक बुक खरीद लेना, केशन फेयर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वेट दिखा दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया है राइस को वर्टिकल एक्सिस पर। तो मैं आपको ये बता रहा था, एक तरीका तो हो गया लिख के समझाने का, दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग उस चीज को टेबल की फॉर्म में समझा दो, जैसे आपने अपनी मार्कशीट देखी है, मार्कशीट एक टेबल होती है। तीसरा तरीका होता है कि आप उस चीज का ग्राफ बना के समझा दो। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ में हमारे पास जनरली 2D ग्राफ में दो ही एक्सिस होते हैं, वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, ठीक है। एक और बात, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, है ना। चौथा हमारा जो तरीका होता है वो तरीका होता है कि हम लोग किसी भी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में समझा सकते हैं। तो अब ग्राफ, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसको हम ग्राफ से की हेल्प से समझाएंगे, वो ग्राफ ही आपका पीपीसी होगा। तो वो ग्राफ आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे कहीं पे जहां आपका मन कर रहा है वहां पर आप एक पॉइंट लो और ऐसे आपको एक काम करते हैं, मैं इसको ना रेड कलर से बना, ये यहां से आपको पॉइंट लेना है और यहां तक ऐसे बना देना। एक इसमें भी कई क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, सर हमने इसको ऐसे ही क्यों बनाया है, हमने इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया है, या हमने इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया है, या फिर हमने इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया है, ऐसे ही क्यों बनाया है। तो देखो इसका आंसर ये है कि आप पीपीसी आपका ऐसा हो सकता है, पीपीसी आपका ऐसा भी हो सकता है और आपका पीपीसी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आमतौर पे आपका जो पीपीसी है वो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। इसमें जो जर्नल आपका पीपीसी है वो ये है। मैं ये वाला भी आपको समझाऊंगा, आज की क्लास में तो नहीं हो पाएंगे सारी चीजें, ये वाला भी मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले हम लोग स्टार्ट अपने जर्नल वाले से कर रहे हैं, जो मोस्ट कॉमन है, जो ज्यादातर होता है इस केसेस में, तो वो ऐसे होता है। अब पीपीसी क्या है उसको समझने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए, हम लोग इकोनॉमिक्स में जब भी किसी ग्राफ को बनाते हैं या जब भी हम किसी कर्व को बनाते हैं, तो उसका जो आकार होता है यानी उसकी जो शेप होती है, हमें उसका नाम, उसके आकार का पता होना चाहिए। जैसे एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, या आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह की आपकी जो शेप होती है ये कॉनकेव है। पहली बात तो आप लोग ये याद रख लेना, आपका जो पीपीसी होता है वो कॉनकेव होता है। ऐसा क्यों है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पीपीसी क्या दिखा रहा है ये तो हम सीखेंगे धीरे धीरे, बट आप लोग ये बात ध्यान रखो पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ बना रहा हूं, 1 2 3 4। अगर ग्राफ ऐसे है, ग्राफ ऐसे है, ग्राफ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये मैंने जितने भी ग्राफ बनाए ना ये सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि अगर आप लोग ना ऐसे राइट साइड की तरफ बढ़ते हो तो ये नीचे की तरफ आएंगे, राइट साइड की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो आएंगे नीचे। राइट साइड पे बढ़ने पे जितने भी ग्राफ नीचे आते हैं उनको डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। अगर कोई कर्व ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, तो इनको अपवर्ड बोलते हैं। इसमें क्या है, अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो ऊपर की तरफ जाओगे,
तो राइट साइड पे अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट साइड पे हम नीचे की तरफ आते हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आप ना पीपीसी के बारे में दो बातें समझ लो। आपका जो जनरल पीपीसी होता है कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब होता है ये ना ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये देखो ये उठा हुआ है ऊपर की तरफ, इसे अंदर की तरफ इसको देखें तो ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। इस तरह की शेप को कॉन्वेक्स कहते हैं। इस तरह की शेप जो बाहर की तरफ उठा हुआ है इसको कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉनकेव है पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो पीपीसी होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगली बात ये है कि पीपीसी हमें दिखाता क्या है। तो जो चीज मैंने आपको यहाँ समझाई थी इस खेत की हेल्प से, वो ही चीजें आपको पीपीसी समझाता है। वो चीज क्या है वो देखते हैं। तो पीपीसी को समझने के लिए हम लोग इस पॉइंट से पे आते हैं। आप लोगों ने अक्सर क्रिकेट मैच देखा होगा, तो क्रिकेट मैच में आपने तरह तरह के ग्राफ देखे होंगे। कुछ ग्राफ आप आपके स्क्रीन पर देख लीजिए ना। ये जितने भी ग्राफ हैं ये सभी ग्राफ आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन एक और भी तरीका है, ये ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके लिए आपको इन ग्राफ को देखना, पढ़ना और समझना भी आना चाहिए। तो कोई भी ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए हम उस ग्राफ को रीड करना, पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे स्टार्ट करूं इस वाले पॉइंट से, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, जब भी आप पीपीसी के इस वाले पॉइंट पर आओगे तो आप जरा समझना आपका पीपीसी क्या है। रेड वाली लाइन आपकी पीपीसी है क्या? रेड वाली लाइन आपकी पीपीसी, मैंने यहां भी रेड से लिखा है, यहां भी लिखा है। तो आपकी जो रेड वाली लाइन है यानी आपकी जो पीपीसी है, ये एक पॉइंट पर आके आपके वर्टिकल एक्सिस को काट देता है, यानी वाई एक्सिस को काट देता है। तो पीपीसी कर्व यानी रेड वाली लाइन जहां पे आपके वाई एक्सिस को काटता है, इस पॉइंट को हम वर्टिकल इंटरसेप्ट बोलते हैं। इट इज वर्टिकल इंटरसेप्ट। क्वेश्चन यहां पर ये क्रिएट होता है कि वर्टिकल इंटरसेप्ट आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी वर्टिकल इंटरसेप्ट होता क्या है। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट आपको इंफॉर्मेशन ये देता है, ये कह रहे हैं आपसे वी आर यूजिंग ऑल द रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, जो चीज हमने यहां दिखाई है। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है वर्टिकल इंटरसेप्ट, वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पे आपका रेड वाला जो कर्व है यानी जो आपका पीपीसी कर्व है, जिस पॉइंट पे वर्टिकल एक्सिस को काटता है, वह एक्सिस को काटता है, वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है। वर्टिकल इंटरसेप्ट का मतलब है कि पास जितने भी रिसोर्सेज थे, जो भी टेक्नोलॉजी थी ना, वो आपने सारी और सारी कहां लगा दी है, वो आपने राइस के प्रोडक्शन पे लगा दी है। अब सारे के सारे रिसोर्सेज अगर आप राइस के प्रोडक्शन पे लगा दोगे तो गेहूं का प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। तो मान लीजिए ये आपका वीट है और ये आपका राइस है। हम लोग जब दो चीजें बनाते हैं उसका पेयर लिखने का तरीका ये होता है, जो चीज एक्स एक्सिस पर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, वो पहले आती है, और जो चीज वाई एक्सिस पर यानी वर्टिकल एक्सिस पर है वो बाद में आती है। तो यहां से इस पॉइंट से हमें एक पॉसिबिलिटी पता चलती है। पॉसिबिलिटी क्या पता चलती है? पॉसिबिलिटी ये पता चलती है अगर आपने सारे रिसोर्सेस राइस के प्रोडक्शन पे लगा दिए तो वीट का प्रोडक्शन आपके क्या हो गया, जीरो। लिख देते हैं इसको, कभी ओ और जीरो में कंफ्यूजन हो रहा हो, जीरो। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, फॉर एग्जांपल इट इज पी। तो आपका एक पी पॉइंट एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है जिसमें वीट का प्रोडक्शन जीरो है। क्यों? क्योंकि सारे रिसोर्सेस आपने किस पे लगा दिए हैं, सारे रिसोर्सेस आपने राइस के प्रोडक्शन पे लगा दिए हैं। इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेस राइस के प्रोडक्शन पे लगा देते तो राइस का प्रोडक्शन कितना होगा, यहां से लेके यहां तक, यानी ओपी। इट इज ओपी। तो राइस का प्रोडक्शन हो गया आपका ओपी, और आपका जो वीट का प्रोडक्शन है वो क्या है, जीरो।
अब बिल्कुल इसी पॉइंट की तरह आपके पास ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इट इज P1। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट, वर्टिकल वर्टिकली हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ये भी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। ये जो पॉसिबिलिटी है हम कौन से पॉइंट से दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं P1 पॉइंट से। सेम ये इसका उल्टा है, इसका मतलब है कि आपने सारे जितने भी रिसोर्सेज थे ना वो वीट के प्रोडक्शन पे लगा दिए, तो राइस का प्रोडक्शन तो आपका हो ही नहीं रहा है, तो राइस का प्रोडक्शन कितना हो रहा है आपका, 0 हो रहा है। तो इस केस में आपका राइस का प्रोडक्शन इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पे राइस का प्रोडक्शन क्या हो गया, 0। वीट का प्रोडक्शन कितना है, यहां से लेकर और यहां तक OP1। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है। अभी तक हमने दोनों ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई है इस डायग्राम में जिन पॉसिबिलिटी में आप सिर्फ एक चीज बना रहे हो, इधर आप सिर्फ राइस बना रहे हो, इधर आप सिर्फ वीट बना रहे हो। क्या इस ग्राफ से ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाना पॉसिबल है जहां पे हम दोनों चीजें बना रहे हैं? तो हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाना भी पॉसिबल है जहां पर हम दोनों चीजें बना रहे हैं। बट उसके लिए मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्केल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट ले लो। तो ये पॉइंट, इसको मैंने मान लिया है फॉर एग्जांपल W1, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है फॉर एग्जांपल W2, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है W3, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है W4, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है W5, ठीक है। तो यहां से आप एक सीधी वर्टिकल लाइन अगर डालोगे, डॉटेड लाइन डाले, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को नाम दे दो आप A। मैंने ये इरेज कर लेता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो, या जो थोड़ा कामचोर स्टूडेंट हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये हमने लाइन डाल दी। अब इस लाइन को आप ऐसे ले लो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको W1 मान लिया, इसको फॉर एग्जांपल हमने मान लिया R1। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया है A पॉइंट, ठीक है। ये जो A पॉइंट है, हम पहले किसके प्रोडक्शन को दिखाएंगे, वीट के प्रोडक्शन को। तो A पॉइंट पे वीट का प्रोडक्शन यहां से यहां तक हो रहा है OW1, राइस का यहां से यहां तक हो रहा है OR1। अच्छा, कुछ जो राइटर है ना, कुछ बुक्स में A पॉइंट को OW की जगह, OW1 की जगह सिर्फ W1 भी लिखा जा सकता है और इसको सिर्फ R1। यहाँ पे ये 1 है, उसके बाद कॉमा है, इसके बाद OR1, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका कॉमा है। ये ऐसा पॉइंट है इस पे दोनों ही चीजें बन रही हैं। आपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करा है कि आप इतना तो गेहूं बना लेते हो और आप इतना बना लेते हो चावल। अगर आप यहां देखोगे तो गेहूं थोड़ा सा बन रहा है और चावल बहुत ज्यादा बन रहा है। अब किसान ऐसा भी कर सकता है, उसका मन कर जाए या मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो कि वो गेहूं ज्यादा बनाना चाह रहा है, गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाह रहा है, तो वो सीधी सी बात है, मान लीजिए पहले वो इतने हिस्से पे वीट उगा रहा था, तो वो क्या करेगा, वीट का पे जो खेत का हिस्सा है उसको बढ़ा देगा, अब इतने पे कर दिया। तो मैं इस पॉइंट की जगह फॉर एग्जाम्पल इधर आगे आ जाता हूँ, यानी वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, पहले इतना था, इतने से इतना कर दिया। तो इस पॉइंट पे अगर आप ऊपर जाओगे और आगे, इस पॉइंट को मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल B, इधर आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लो,
ठीक है। तो जो आपका बी पॉइंट है उस पे वीट का प्रोडक्शन क्या है, यहां से यहां तक। पहले हमेशा ध्यान रखना वो चीज लिखते हैं जो चीज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है ना। तो OW2 कोमा O, ये हो गया आपका I2। अब आप देख सकते हो क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस ना लिमिटेड है, तो उसी खेत पे अगर आप ज्यादा हिस्सा गेहूं को दे दोगे खेत का, तो चावल का कम होगा, तो चावल का प्रोडक्शन आपका कम होगा। चावल का प्रोडक्शन हमारा कम हो गया है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो W2 कोमा I2, हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अगर हम ये चाहते हैं कि गेहूं का प्रोडक्शन हमें और ज्यादा बढ़ाना है, तो मान लीजिए आप और आगे आ जाते हो। मैंने ना ये गैप बड़ा, एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये वाला गैप इस साइड आपको इक्वल डिस्टेंस पे लेना है और थोड़ा बड़ा लेना, इतना बड़ा लेना कि जो भी एग्जाम में आपके आंसर शीट को चेक कर रहा है ना, उसको ऐसे चश्मा ला के ना देखना पड़े, उसको अपने आप दिख जाए दूर से। आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखते हो, तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि चीज आपको समझ में आए। किसी भी टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टूडेंट को समझ में आए, उसको थोड़ी समझनी है खुद से। तो वो ये समझने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट किस हिसाब से सोचता है, वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी के हिसाब से सोचना स्टार्ट करता है, फिर वो चीजों को सिखाता है। इसी तरीके से जब आप एग्जाम में लिखने जा रहे हो, तो आप एग्जाम में अपने लिए नहीं लिखने जा रहे हो, उसको चेक करेगा एग्जामिनर, तो आपको एग्जामिनर के हिसाब से लिखनी है। चीजें जितनी साफ सुथरी और खुली खुली होंगी, खुली का मतलब ऐसा नहीं है, कुछ लोग मैंने ऐसे समझदार देखे हैं, मान लीजिए आपकी ये आंसर शीट है और इस पे कुछ लाइनें डली हुई है, तो क्या करेंगे, इस लाइन पे लिखेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, इस पे लिखना है, इसको खाली छोड़ दिया, फिर इसको खाली छोड़ दिया, इस पे। ये सबसे बेकार तरीका होता है लिखने का। आपको कोई भी लाइन खाली नहीं छोड़नी होती। हाँ, अगर आपका पैराग्राफ चेंज हुआ है या आपका कंसेप्ट चेंज हुआ है, तो आप पूरा अपने पैराग्राफ लिखा 5 लाइन का, फिर पैराग्राफ चेंज हो गया तो आप एक लाइन छोड़ दो। ये कंसेप्ट नया आ रहा है तो आप एक लाइन छोड़ दो, बाकी आपको लाइन छोड़ छोड़ के लिखना होता कभी भी, ठीक है। तो हम इसके प्रोडक्शन को अगर और बढ़ाते हैं, मैं इस वर्टिकल लाइन को और ऊपर लेता हूं, तो ये पॉइंट हो गया हमारा C। इस पे मैं इधर आ जाता हूं, तो ये हो गया फॉर एग्जांपल हमारा R3। अब हमने गेहूं के प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाया है, तो चावल का प्रोडक्शन हमें और कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोडक्शन हो गया आपका OW3 कोमा OR3, या आप इसको ऐसे लिख लो। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। या आप C पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो W3 और R3। मैंने जैसे यहाँ पे ये पॉइंट्स बनाए हैं ना, ABC, आप और भी पॉइंट्स बना सकते हो। इन दोनों के बीच में भी हम कोई पॉइंट्स बना सकते हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मैं इनफाइनाइट पॉइंट बना सकता हूँ, यहाँ पे, 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 यहाँ पे। पर इतना थोड़ी हमें करना है, हमें तो एग्जामिनर को समझाना है, 3 पॉइंट से भी इसको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आपके पास कुल मिला के 5 पॉइंट्स है, ठीक है, 5 पॉइंट्स या 5 पॉसिबिलिटीज बोल दो, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका क्या, P। दूसरा पॉइंट है आपका P1, आपका पॉइंट है A, आपके पास पॉइंट है B, और आपके पास है पॉइंट C। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनके बीच में भी हम कितने ही पॉइंट्स बना सकते हैं। इस पॉइंट पे आप सिर्फ राइस उगा रहे हो, इस पॉइंट पे आप सिर्फ वीट उगा रहे हो, यानी दो में से कोई एक चीज। इन पॉइंट्स पे आप दोनों चीजें उगा रहे हो, 2 गुड्स, गुड्स यानी कमोडिटीज, दोनों चीजें उगाई जा रही हैं। तो अगर आप वर्टिकल इंटरसेप्ट पे हो या हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पे हो, तो इसका मतलब है आप दो में से सिर्फ और सिर्फ एक चीज को उगा रहे हो, ठीक है। अगर आप वर्टिकल इंटरसेप्ट को छोड़कर और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट को छोड़कर रेड लाइन पे कहीं पे भी हो, आप P पॉइंट और P1 पॉइंट के बीच में कहीं पर भी हो, इसका मतलब है आप दोनों ही चीजें उगा रहे हो, 2 गुड्स। A B C ये कैसे पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके बिटवीन P एंड P1 ऑन बाउंड्री, ये भी ध्यान रखना है, ऑन बाउंड्री। बाउंड्री मतलब ये आपकी बाउंड्री है।
आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो ये ग्राफ आपको दिखा रहा है, इस पॉइंट पर आप सिर्फ राइस उगा रहे हो, इस पॉइंट पर आप सिर्फ वीट उगा रहे हो। अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में इस बाउंड्री पर कहीं भी हो, लाल वाली बाउंड्री पर, तो आप दोनों ही चीजें उगा रहे हो। यानी यहाँ पे रिसोर्सेज सिर्फ राइस पे लगा दिए, रिसोर्सेज सिर्फ वीट पे लगा दिए, और पी पॉइंट और P1 पॉइंट के बीच में आप कहीं पर भी हो बाउंड्री के ऊपर, तो आपने रिसोर्सेज दोनों जगह लगा दिए हैं। यहाँ पे जो निष्कर्ष निकाल के आते हैं, मैंने पीपीसी कर्व को पढ़ना कैसे ये तो आपको समझा दिया, डेफिनेशन अभी भी नहीं बनाई हमने, डेफिनेशन हम बनाएंगे खुद से, बट खुद से डेफिनेशन बनाए, हमें डेफिनेशन रटनी ना पड़े, उसके लिए कंसेप्ट की बारीकी तो समझनी होगी ना, छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बाद में अब कुछ चीजें हमें जो समझनी है वो ये है, इसको रेज कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप जब भी कोई ग्राफ बनाते हो ना, उस ग्राफ को आपको एक नाम देना होता है। तो नाम भी दो तरह के होते हैं। इसका जो जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम तो नेम हो गया इसका पीपीसी। जैसे मेरा जेनरिक नेम ये है कि मैं एक पुरुष हूं, ठीक है, जेनरिक नेम हो गया, बट मेरा एक नाम भी है कुलदीप सिंह, तो उसका जेनरिक नेम तो हो गया पीपीसी। लेकिन पीपीसी को भी हम एक नाम देंगे, एक पहचान देंगे। तो हमारा जो पीपीसी है, इसका हम जो नाम दे रहे हैं, नाम देने का तरीका ये होता है, किसी भी कर्व का उसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट ले लो, उसका लास्ट वाला पॉइंट ले लो, दोनों को मिला दो, तो ये हो गया आपका PP1। तो ये क्या है, PP1 इज ए PPC, ठीक है, PP1 इज ए PPC, ये आपका एक PPC है, ठीक है। और ये आप कैसे दिखा रहे हो, ये आपकी जो रेड वाली लाइन है, इस वाली लाइन से दिखा रहे हो। अब क्वेश्चन आता है इसकी डेफिनेशन बनाने का, बट डेफिनेशन को बनाने से पहले आपको तीन बातें समझनी पड़ेगी। अगर आप तीन बातें नहीं समझ पाए तो आप डेफिनेशन नहीं बना पाओगे। वो तीन बातें क्या है वो समझते हैं। मैं इसको फिलहाल इसको अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, ABC में लिखा रहने दे रहा हूं। वो तीन बातें ये हैं कि आपको इस ग्राफ में ये ढूंढना होता है कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन क्या है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये चीज एग्जाम में भी आती है। और आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं ना जो टीचिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हैं आगे जाके, यानी जो MA करेंगे, BEd करेंगे, PG टीचर बनना चाहते हैं, या जिनको नेट JRF एग्जाम देना है, या जिन्हें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, लेकिन वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम होता है ना, उसमें बहुत छोटी छोटी और बारीक बारीक चीजें पूछी जा रही है। क्योंकि आप ये जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ डिग्री लेना थोड़ी है। प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अभी BA कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हम लोग कर रहे हैं, BA जर्नल या BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, लेकिन इसके बाद हमें फ्यूचर में कुछ करना है। और दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप अपना बिजनेस करोगे या आप अपनी जॉब करोगे। अगर आप लोग अपनी जॉब करोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा या सब्जेक्टिव एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो तो उसमें चीजें बहुत बारीकी से पूछी जाती हैं, छोटी छोटी। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ये समझाना है इस ग्राफ के अंदर। दूसरा आपको समझाना है अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है। और तीसरी चीज आपको समझाना है अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब है हम इस पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब है हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये हमारे लिए अचीव करना पॉसिबल है, यानी हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। एक्सेस को फिजिबल भी बोल सकते हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको दिखाना है नॉन फिजिबल पॉइंट, ठीक है। आप ये चीजें देख लो। तो तीन चीजें आप इस ग्राफ में कैसे दिखाओगे एक एक करके समझते हैं, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। अगर आप लोग किसी भी ऐसे पॉइंट पर हो, एनी पॉइंट ऑन द
बाउंड्री ऑफ पीपीसी, जिसको हमने किससे नाम दिया है, P1 से। अगर आप किसी भी ऐसे पॉइंट पर हो जो बाउंड्री पर है, एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री, या आप कह सकते हो एनी पॉइंट दैट टच, जो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, बाउंड्री ऑफ पीपीसी यानी P1 को। ऐसे पॉइंट आपके पास कौन कौन से हैं, इधर आ रहा है स्क्रीन में, आ तो रहा है। ऐसा पॉइंट है आपके पास A, ऐसा पॉइंट है आपके पास B, ऐसा पॉइंट है आपके पास C, ऐसा पॉइंट है आपके पास P, और ऐसा पॉइंट है आपके पास P1। ये सारे ऐसे पॉइंट है जो बाउंड्री को टच कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए एक नया पॉइंट बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल D, तो ये भी बाउंड्री को टच कर रहा है। तो जो भी ऐसा पॉइंट है जो बाउंड्री को टच कर रहा है, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, आप उस आउटर बाउंड्री पर हो जिस पर हो सकते हो, यानी रिसोर्सेज का जितना यूज कर सकते हो उतना आपने कर लिया है। और इसका एक मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये होता है जितना भी मैक्सिमम आउटपुट आप बना सकते थे, मैक्सिमम आउटपुट जितनी भी चीजें आप बना सकते थे, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट वो आप बना रहे हो। यानी मान लीजिए हमारे पास जो खेत था, और खेत से हम लोग बना सकते थे 2000 किलो राइस फॉर एग्जांपल, तो हमने 2000 किलो राइस बना लिए, या हम दोनों को मिला के 2000 किलो बना सकते थे, तो हमने 2000 किलो बना लिए हैं। फुल यूटिलाइजेशन पे आपका जो आउटपुट होता है वो मैक्सिमम होता है। अब होता है क्या है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें चीज घुमा के पूछ ली जाती है। आप जब अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे, सब्जेक्टिव होगा, तब तक वो यही पूछ लेंगे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्होंने घुमा दिया, मान लीजिए आपसे उन्होंने पूछ लिया है विच आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम आउटपुट, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, यार हमने मैक्सिमम आउटपुट तो पढ़ा ही नहीं। अभी कॉमन सेंस की बात है, अगर आप अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन कितना होगा, मैक्सिमम होगा ना, जितना हो सकता है। एक तो ये सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है। अब अंडर यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। मैंने ब्रैकेट में फिजिबल भी लिखा है, बट फिजिबल ये लिख लेते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन बट फिजिबल। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर हो जो पॉइंट आपके जो रिसोर्सेस हैं, आपके रिसोर्सेस की क्षमता में है, यानी आपके रिसोर्सेस को अलाउ कर रहे हैं, आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, वो फुल कैपेसिटी पे नहीं है, उससे कम है। जैसे आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन मान लीजिए 1.5 घंटा पढ़ रहे हो। साल में 365 दिन होते हैं, तो हम यही मान के चलते हैं साल में 365 दिन कोई नहीं पढ़ सकता है। बट अगर आप स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो, तो 365 में से कम 300 दिन तो आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो एग्जाम से 10 दिन पहले, तो आप अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अब अंडर यूटिलाइजेशन को आप ग्राफ में कैसे दिखाओगे, अंडर यूटिलाइजेशन में आप जो ग्राफ में दिखाओगे जो भी पॉइंट आपका बाउंड्रीज के अंदर है, अंडर द पीपीसी, यानी जो पीपीसी क्या है आपका P1, जो भी इसके अंदर है, बाउंड्री के अंदर अगर कोई पॉइंट आ गया है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका अंडर यूटिलाइजेशन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा आपके अंडर यूटिलाइजेशन को। अब वो पॉइंट आप कैसे दिखाओगे, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मैंने पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल ब्लैक मार्क, ये पॉइंट है हमारा U, ठीक है। ये U पॉइंट किसको दिखा रहा है, ये U पॉइंट दिखा रहा है अंडर यूटिलाइजेशन को, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट आपका पीपीसी कर्व के कहाँ है, पीपीसी कर्व के अंदर है। आप इसे अंडर भी बोल सकते हो और आपको इनसाइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इनसाइड, अंडर यानी इनसाइड, ठीक है। अब कई बार ना एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई अंडर यूटिलाइजेशन के एग्जाम्पल दे दो। तो अंडर यूटिलाइजेशन के आपको वो एग्जाम्पल देने जिस एग्जाम्पल में आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेस हैं उनका पूरा यूज नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी वो काम कर सकते हैं, अगर वो काम करेंगे तो देश में ज्यादा चीजें बनेंगी, बट वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास काम नहीं है। तो ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अंडर यूटिलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है।